तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कुछ एक आध टॉपिक। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन निकालना कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला रूट ओवर ए बी। कब? जब अगर मान लेते हैं ए जी और बी किस में हो, जीपी में हो, तो ज्योमेट्रिक मीन, जिसको जी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारा ये आता है रूट ओवर ए बी। उसी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने आपको एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एपी में हमने इस टॉपिक को या इस पॉइंट को हमने बताया था। क्या था टॉपिक? जिसे मान लिया वो पॉइंट क्या था, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। An क्या है मान लेते हैं जीपी में, किसमें है, जीपी में है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ऐसे ही थर्ड टर्म A3 और An-2 के इक्वल होगा। ऐसी सारे टर्म्स का वैल्यू इक्वल होगा। जैसे मान लिया, अगर मान लो हमने A1 को, जस्ट सपोज मान लो A1 को हमने AR ले लिया, A2 को AR, चलो इसको A ले लिया, और A2 को AR ले लिया, A3 को हमने ले लिया AR स्क्वायर, A4 को ऐसे मान लो A⁻³ है एंड सो ऑन, N को हमने ले लिया AR⁻n-1। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे A1 और An का मल्टीप्लिकेशन क्या है। A1 और An का मल्टीप्लिकेशन आप रखोगे तो A² R⁻n-1 आएगा। ऐसी A2 को देखो और An-1 को रखोगे तो AR⁻n-2 आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके रखोगे इन दोनों का टर्म्स। A2 का वैल्यू है AR और An-1 का हो जाएगा AR⁻n-1। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा A² R⁻n-1 है। मतलब सभी के लिए आपका जो वैल्यू आएगा, ऐसी A3 का वैल्यू जो आएगा A² R⁻n-1 ही आएगा, सबके लिए वैल्यू आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने एपी में भी बताया था। एपी में क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म का सम और लास्ट टर्म का जो सम आएगा वो इक्वल होता है सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म्स के इक्वल होता है। ऐसे ही सारे टर्म्स का एपी में प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो ये एपी का प्रॉपर्टीज होता है। अब बात करते हैं सेकेंड, इसमें जीपी में एक और छोटा सा टॉपिक है, उस पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी दो टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लेते हैं जी लिखा हुआ है, कोई भी दो टर्म्स, जैसे मान लिया हमने एक पॉइंट लिख लिया इफ, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर मान लेते हैं n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए जा रहे हैं दो नंबर्स के बीच में। जस्ट सपोज मान लो a और b, यहाँ पे दो नंबर्स है और इनके बीच में g1 g2 g3 g4 एंड सो ऑन gn टर्म्स इंसर्ट किए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ये बताना की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n+2 हो जाएंगे। क्यों n+2 हो जाएंगे? ये n टर्म्स है और ये n+1 और ये n+2, दो एक्स्ट्रा टर्म्स है a और b, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे n+2 हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं हम जीपी की बात करते हैं तो tn nth टर्म यानी tn क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन, a है, r वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं पता, R⁻n-1 होता है, n की जगह यहाँ पे दिया हुआ n+2 -1, यानी हो जाएगा b/a इज इक्वल टू R⁻n+1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो b/a⁻1/n+1 आएगा, ये r का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, ये चीज हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पे r होगा, n GMs are inserted between two numbers, then the product of n GM is the nth power of single GM between two numbers। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स की बात करते हैं, g1 g2 g3 इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमको वही निकालना है, g4 एंड सो ऑन gn का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए जस्ट सपोज हमने मान लिया g1 क्या है, AR है, g2 क्या है, AR स्क्वायर है, g3 क्या है, AR क्यूब है, ऐसे ही gn क्या आ जाएगा, AR⁻n हो जाएगा, gn होगा जो AR⁻n हो जाएगा।
तो चलो मान लो हमने इनको रख दिया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर n तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे G1 है तो r की पावर n है, G2 है तो r की पावर 2 है, G3 है तो r की पावर 3 है, ऐसे n होगा तो a r टू द पावर n होगा। अगर मान लो अब यहाँ पे सभी a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। अब यहाँ r को देखो, r का पावर अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n टर्म्स तक आ जाएगा। ठीक, तो ये सम जो होता है n नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है। क्या है, n नेचुरल नंबर का सम। तो a टू द पावर n r टू द पावर n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था, तो a टू द पावर n r का वैल्यू पुट कर लेते हैं। r का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला था b डिवाइडेड बाय a होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और इसके पावर में यहाँ पे गिवन है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a टू द पावर n, और यहाँ पे बच जाएगा b डिवाइडेड बाय a टू द पावर b डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस n बाय 2 यानी a टू द पावर n बाय 2 हो जाएगा, और b टू द पावर n बाय 2। ठीक, n को हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा रूट ओवर ए बी होल टू द पावर 1 बाई n, और यही क्या है, gm होता है, तो gm होल टू द पावर, सॉरी 1 बाई n नहीं होगा, n होगा, gm टू द पावर n बिटवीन टू नंबर्स, यही तो है रूट ओवर ए बी, तो क्या होता है, gm होता है, gm बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग फार्मूला से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इफ n gm आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ n gm is the nth power of single gm between two numbers। ठीक है, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है HP के बारे में बात करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। A1 A2 A3 एंड सो ऑन, मान लो AN है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर क्यों होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ये AP में है, नॉन जीरो नंबर, इफ A1 A2 A3 AN are non zero number in AP then 1 by A1 1 by A2 1 by A3 and so on 1 by AN will be in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। कोई भी ऐसी सीरीज जो अगर मान लेते हैं AP में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में आएगा, GP में आएगा। ठीक है, या अगर कोई भी सीरीज इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, जस्ट रिवर्स भी ले सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सीरीज जो HP में है तो वो जरूरी है कि वो AP में होगा ही, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई सीरीज AP में है तो HP में नहीं होगा, या HP में है तो AP में नहीं होगा, एक्सेप्ट ये जो नंबर्स हैं वो बीच में जीरो या कहीं जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो आ गया, जैसे मान लो जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे -2 उसके बाद 0 फिर 2 और ये 4 ये 6 आ गया, तो ये फिर HP में नहीं कहलाएगा, ये HP में मतलब अगर ये AP में है तो इसका रेसिप्रोकल फिर क्या आएगा, -1/2 1/0 फिर 1/2 1/4, ये HP में नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ पे बीच में कहीं भी ऐसा टर्म्स जीरो नहीं आना चाहिए जहां पे मतलब किसी भी नंबर्स किसी भी टर्म्स का वैल्यू का कोई भी वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू जीरो आ गया तो वो HP में नहीं कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको नोट रखना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लिया ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको हमने मान लिया T1 मान लिया, ये T2 मान लिया, ये T3 मान लिया, और ऐसे ही हमारा मान लो ये Tn हो गया। ठीक, HP और AP में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है, nth टर्म निकालने के लिए। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसी को हम लोग मान लेते हैं। ये Tn की बात करते हैं, Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/an। तो 1/an क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 फर्स्ट टर्म है 1/a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक, 1/a1। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म किसमें है, HP में है, तो उसका जो nth टर्म निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक, या अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल तो ये HP में है ही, 1/an
फार्मूला बेसिकली ये है, लेकिन हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो an का वैल्यू हमको ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि n हमेशा एक नंबर है, n इज अ नंबर और इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ये हमेशा इंटीजर में होगा, ये रेसिप्रोकल में नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग कर रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने पिछले बार भी एपी में बताया था कि जो n होता है, n ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, ये फर्स्ट फिंगर है, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि 1 फिंगर 1.5 फिंगर यहां होगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये हम हमेशा जब n होगा वो हमेशा नंबर इंटीजर में होगा, काउंटिंग है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, जैसे मान लो ये 3 मार्कर है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। तो ये हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो मार्कर आएगा 1.5 मार्कर आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जब भी लेंगे तो ये क्या होगा, इंटीजर में होगा। a1 जो होता है, a1 या a है, वो फर्स्ट टर्म होगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और tn आपका हमेशा लास्ट टर्म होगा, tn या an। ठीक है, tn और an हमने यहाँ पे लिखा लास्ट टर्म और nth टर्म। ठीक है, ये आपका आएगा। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका nth टर्म की बात हो गया, और nth टर्म में जो आपका वैल्यू आएगा वो मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, 10वां, 5वां, 8वां। जैसे मान ले हमें एक सीरीज ले लिया, जस्ट सपोज ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, मान लेते हैं 32 तक या 40 तक। जस्ट सपोज हमने 40 तक लिया, ये किसमें है, एपी में है, दिख ही रहा है एपी में। तो ये 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 किसमें आएगा, 1/40 टर्म भी किसमें आएगा, एचपी में आएगा। ठीक, एचपी में आएगा। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इसका 5वां टर्म्स बताइए, 5th टर्म में क्या आएगा, तो 5th टर्म का मतलब ये हुआ कि हमको क्या निकालना है, t5 निकालना है। तो t5 निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी यहां से निकालेंगे, 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। तो डी हम जब भी निकालेंगे, डी हम लोग एपी का यूज करके निकालेंगे। तो डी आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 5 माइनस 1, 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि 5th टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th टर्म क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। अगर डी आप यहां से निकालते तो फिर आपका गलत आ जाता। क्लियर है, तो ये t5 आपका ऐसे निकल के आ जाएगा। 5th टर्म की बात कर रहे हैं, तो डी आप जब भी निकाले वो एपी से निकल के आएगा। फर्स्ट टर्म आप ले लिया यहां से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा। nth टर्म जो भी निकालना रहेगा तो आप इस फार्मूले में जो भी हमने बताया था उसमें आप निकाल सकते हो। क्या मैं बताया था, फिर से लिख देता हूं, tn इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, यह जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक मीन्स निकालने के लिए। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे मान लो अगर 3 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 टर्म्स किसमें है, एचपी में है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइड बाई ए, 1/h और 1/b किसमें होंगे, एपी में होंगे। और एपी का प्रॉपर्टी हमको पता है, 1 डिवाइड बाई h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई b माइनस 1/h। ये क्या हमने लिखा, कॉमन डिफरेंस लिखा है। सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स, क्या है, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो 1/h को हम लोग दोनों साइड से एक साइड में ले लेते हैं, ये इधर आएगा तो 1/h हो जाएगा, और इधर आएगा तो 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। बन जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 2/h इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई ab हो जाएगा। या h का वैल्यू लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2ab अपॉन a प्लस b हो जाएगा यहां से। तो ये चीज और हमको पता चला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 टर्म्स बोलते हैं, HM। HM बिटवीन 2 टर्म्स, a और b के बीच में एक h ऐसा है जिसको हम लोग हार्मोनिक मीन टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इन फार्मूलों से देख करके क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमको किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको क्या करते हैं, सीधे सीधे एपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब सारा टेंशन हमारा खत्म हो जाएगा। हम अगर एपी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको सारे फॉर्मूले वही अप्लाई करने पड़ेंगे जो हम एपी के लिए करते थे। एचपी के केस में एचपी के सारे सीरीज में हमने एपी में कन्वर्ट कर दिया और एपी के सारे फार्मूले हम इसमें अप्लाई कर देंगे, हमारा सारा टर्म्स या सारे क्वेश्चन सारी वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक, अब बात करते हैं, अच्छा इसको आगे बढ़ने से पहले ये तो हमारा हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और आपको बता दें कि हम सम ऑफ एन टर्म्स इन एचपी का कोई फार्मूला नहीं बना सकते या निकाल सकते। अब वो क्यों नहीं निकाल सकते, वो इसलिए नहीं निकाल सकते कि पैटर्न नहीं बन पाता है इसमें। जैसे मान लो अगर हम इसमें सीरीज में, जैसे मान लो आपका अभी हमने लिखा था 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/10 एंड सो ऑन, ये जो वैल्यू है, ये जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट नहीं है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, इस सीरीज में अब ये जो जैसे जैसे हम लोग वैल्यू निकालते जाएंगे ये जीरो की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू निकालते जाएंगे ये जीरो बढ़ता जाएगा, ये जीरो की तरफ आता जाएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसमें कोई पैटर्न नहीं बना सकते। ठीक है, ये पैटर्न नहीं बनेगा, इसलिए हम इसका सीरीज का सम का फार्मूला नहीं बना सकते। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग और। पिछले लेक्चर में हमने बताया था इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स। तो अब आप हेडिंग डालोगे इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लिया अगर कोई टर्म्स दो टर्म्स दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, और यहाँ पे दो सीरीज एन टर्म्स को हमको इंसर्ट करना है, H1 H2 H3 एंड सो ऑन Hn टर्म्स को इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 1/hn and 1/b will be in AP। ये AP के सीरीज है जिसमें H1 H2 H3 Hn को हमको इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो किसमें बन जाएगा, AP में बन जाएगा। और AP का फार्मूला अभी हमने आपको बताया है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1। n-1 यहाँ पे Hn है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, n-1 into d। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/b minus 1/a is equal to n+1 into d। क्या d अगर हम लोग निकालें यहां से तो क्या आएगा, d is equal to आपका आ जाएगा 1/b minus 1/a whole divided by n+1 whole divided by n+1। आप इसको ऐसे बना सकते हो। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि n+1 हमने लिया, जैसे मान लो बस जस्ट सपोज इंसर्ट कर रहे हैं, सीरीज ना देकर के सिर्फ इंसर्ट करने के लिए बोल दिया, सीरीज बनाने के लिए बोल दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि H1 H2 H3 Hn दे दिया गया है, a और b नहीं दिया हुआ, तो उस केस में आपको n जो आएगा, यहाँ पे हमने n का वैल्यू n+2 रखा है, जो n आएगा उसी हिसाब से आपको रखना है। हमने यहाँ पे a और b को इंक्लूड किया है तो n+2 हमने यहाँ पे पुट किया था। अगर मान लो a और b नहीं रहेंगे और d निकालना रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, n-1 आएगा। क्लियर है? तो ये d का वैल्यू आ गया, यहाँ से d इज इक्वल टू 1/b minus 1/a डिवाइड बाई n+1। अच्छा, अब ये d आ गया तो H1 H2 H3 कैसे निकलेगा, ये AP में है, ये 1/a यानी फर्स्ट टर्म है, इसमें d ऐड कर दो ये मिल जाएगा, इसमें d ऐड कर दो ये मिल जाएगा, इसमें d ऐड कर दो ये मिल जाएगा। ऐसे अपना AP बनता जाएगा और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो HP में बन जाएगा। यही तरीका था, हमने यही अप्लाई किया था AP में भी, और यही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा सारा टर्म्स मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट सपोज। तो चलिए मान लिया हमने एक फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है 2/13।
हमको 4 Hn इंक्लूड करना है यहाँ पे, H1 H2 इंसर्ट करना है, H1 H2 H3 एंड H4 इंसर्ट कर दिया। ये किस में होंगे? HP में होंगे। हमने Hn इंसर्ट कर रहे हैं तो HP में ही होंगे। तो अब इसको हम लोग बना लेते हैं किस में? AP में। 3/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 and 13/2 will be in AP। ठीक, D का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो D हमारा क्या था? 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/B एक्चुअली ये है 1/B यानी 13/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बताइए क्या आएगा? यहाँ n यहाँ 4 है, यहाँ n 4 है और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 3 हो जाएगा, 13 माइनस 3 10/2 यानी 5 डिवाइड बाई 5 यानी बन जाएगा 1। D आ गया 1। तो जब D 1 आ गया तो अब हम निकाल लेते हैं क्या चीज? 1/H1। तो 1/H1 क्या आएगा? 3/2 प्लस 1 D ऐड कर देंगे इसमें तो 1/H1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/2। तो H1 क्या आ जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब 1/H2 क्या आएगा? 1/H1 में हम 5/2 में 1 ऐड कर देते हैं, D ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। तो H2 क्या आ जाएगा? 2/7। ठीक, ऐसे ही 1/H3 बताइए क्या आएगा? 1/H2 क्या है? 7/2 में 1 ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 9/2। तो H2 क्या आ जाएगा? सॉरी H3 क्या आ जाएगा? 2/9। ऐसे ही 1/H4 की अगर बात करें तो 9/2 प्लस 1 यानी आ जाएगा 11/2। तो H4 क्या आ जाएगा? 2/11। ठीक, तो H1 का वैल्यू हमारा मिल जाएगा, क्या क्या मिला? H1 is 2/5, H2 is 2/7, 2/9, 2/11 और 2/13। ये सारे टर्म्स आपका मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट करिए, नहीं हो तो आगे बढ़िए और अपनी तरफ से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लिया given है if, so the question is if H is the HM between P and Q then find the value of H by P plus H by Q। So let's solve। take H as common 1 divided by P plus 1 by Q। अच्छा, HM दिया हुआ है, HM मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H का जो वैल्यू दिया हुआ है 2PQ divided by P plus Q is given। H is the HM between P and Q। दो नंबर्स के बीच का HM दिया हुआ है 2PQ upon P plus Q, H is given। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2PQ divided by P plus Q और इसको सॉल्व कर लेंगे तो P plus Q divided by PQ। P plus Q से P plus Q कैंसिल, PQ से PQ कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इस टाइप के काफी क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ AGH, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मींस, ज्योमेट्रिक मींस एंड हार्मोनिक मींस, तीनों का मिल करके कुछ प्रॉपर्टीज बना हुआ है। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो इनसे रिलेटेड हम, हालांकि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें 9, 10, 11, 12 तक का सिलेबस कवर हो चुका है। ये जो आपका प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं ये आपका जेईई मेंस से जेईई एडवांस लेवल की चीजें हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज है ए को हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो अगर ए की बात करें तो ये a plus b/2 है, g की बात करें तो ये क्या है? √ab है, और h की बात करें हार्मोनिक में यानी 2ab/a+b है, बिटवीन टू नंबर्स। सभी हमने टू नंबर्स के बीच के लिए ही किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h होता है, यानी अरिथमेटिक मीन
is greater than or equal to geometric means is greater than or equal to harmonic means, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं am is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm, harmonic mean between two numbers। ये प्रॉपर्टी लेकिन सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, आप कितना हो नंबर्स ले सकते हो, n नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि वो n नंबर्स के लिए कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर मान हमको प्रूफ देखना है तो प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आया। पहले हम लोग ले लेते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, क्या ये सही है? तो अगर ये सही होगा तो am माइनस gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। am का वैल्यू क्या है? a प्लस b बाई 2 और gm का वैल्यू क्या है? रूट ओवर ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। देखते हैं तो अगर मान लिया ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस बी माइनस 2 रूट a रूट b कर लेते हैं, चलेगा। रूट a b को हमने रूट a और रूट b कर लिया, डिवाइड बाय 2 कर लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। हमने इसको क्या कर लिया? रूट a का स्क्वायर कर लिया, इसको क्या कर लिया? रूट b का स्क्वायर कर लिया और माइनस 2 रूट a रूट b डिवाइड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया, रूट ओवर a माइनस रूट ओवर b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज ट्रू है, किसी भी नंबर के पावर अगर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। 0 कब होगा? जब a और b दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब दोनों नंबर्स इक्वल आएंगे। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन में इक्वल टू 0 तब आएगा जब a और b दोनों इक्वल रहेंगे। तो चलो अभी तो हमने मान लिया, इसको प्रूफ कर लिया कि ये ऑलवेज ट्रू होगा और पॉजिटिव होगा हमेशा। सेकेंड केस, जब हम g ग्रेटर देन h करते हैं तो g माइनस h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब g का वैल्यू क्या है? रूट ओवर ab और h का वैल्यू क्या है? 2ab डिवाइड बाई a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रूट ab है और इसको हमने कर लिया 2 रूट ab इंटू रूट ab, दोनों मल्टीप्लाई होकर ab हो जाएगा और डिवाइड बाई a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, रूट ab कॉमन लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस b माइनस 2 रूट a रूट b। रूट a भी हमने बाहर लिया, ये पॉजिटिव ही नंबर आएगा हमेशा। फिर से रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा पॉजिटिव है तो 0 कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, डिवाइड हो जाएगा। अब ये बन जाएगा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि ये भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा और राइट हैंड साइड में भी यही बात बोला गया है कि ये पॉजिटिव ही आएगा। मतलब रूट a माइनस रूट b विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट विल बी 0 व्हेन a एंड b विल बी इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन लिखें तो दोनों से हमको क्या पता चलता है? a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h, ये आपका आएगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, ठीक है। नोट करिए फटाफट, ठीक है। यही प्रॉपर्टी n नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। n नंबर्स का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया हमने a का वैल्यू ऐसे लिया a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an डिवाइड बाय n, ये an है या n अरिथमेटिक मीन्स टर्म्स है। g की अगर बात करें तो a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an के पावर 1 बाय n, और h की बात करें हार्मोनिक मीन का तो n डिवाइड बाय 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 एंड सो ऑन 1 बाय an। ये n टर्म्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जो हमने फार्मूला यहाँ पे ये लिखा है, ये वाला a ग्रेटर देन और इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h, ठीक। प्रूफ कैसे करना है? 3 टर्म्स के को लेकर के प्रूफ करिए, फिर 4 टर्म्स को लेकर प्रूफ करिए, ऐसे n टर्म्स के लिए आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपके सिलेबस में बस इतना ही है, इसका प्रूफ नहीं है, तो इसलिए आप यहीं तक छोड़ सकते हैं या इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसका इन टर्म्स का यूज होगा प्रूविंग का नहीं, प्रूफ करना था हमने 2 टर्म्स के लिए बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज में। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है?
कि ए, जी और एच जो होता है तीनों मिलकर के एक जीपी का निर्माण करते हैं, यानी इट विल बी इन जीपी। ए, जी, एच क्या होंगे, जीपी में होंगे। कैसे पता चला, देखते हैं। जीपी में अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉमन रेशियो इक्वल होगा एच बाई जी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच आएगा, और जी का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ए बी। तो रूट ओवर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये आया, ए बी आ गया। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ये है। तो a प्लस बी, ए का वैल्यू होता है a प्लस बी बाई 2 और h का वैल्यू होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी a b आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, मतलब ये हुआ कि ये a g h जो होगा वो किस में आएगा, gp में होगा। ठीक, ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, द इक्वेशन x square minus 2ax plus g square having two roots equal to 0, having two roots a and b। तो एक इक्वेशन का a अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके हमने एक इक्वेशन बनाया है। जो दो टर्म्स के बीच में हमारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आता है, उन दो टर्म्स का यूज करके हमने एक इक्वेशन बनाया है। तो ये इक्वेशन बन के आया। इसमें a क्या है, अरिथमेटिक मीन, और g क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने आपको यहां लिख दिया था इक्वेशन हैविंग a and b as its roots। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये सही, चेक करते हैं। 2 into a का वैल्यू क्या होता है, a प्लस b बाई 2 होता है into x, ठीक है, और प्लस g स्क्वायर का वैल्यू ab होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a प्लस b into x प्लस ab इक्वल टू 0 अगर मान हमने लिखे तो यहाँ एक्चुअली कैसे निकल के आता है, x स्क्वायर माइनस sum of roots into x plus product of roots। तो ये इक्वेशन निकल के आता है। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज लाइक x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ रूट्स इज 2a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज g स्क्वायर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई a होता है, या अगर कंपेयर करो तो यहां से क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी g स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू g स्क्वायर। तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। तो हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द टू नंबर्स which have am is 34 and gf is 16। ठीक है, तो इसके दो तरीका हमने पिछले लेक्चर में जब बताया था तो उसमें बताया था कि a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 34। यहाँ से a प्लस b का वैल्यू आपका आया था 68 आया था, और यहाँ से ab का वैल्यू आया था 256 आया था। फिर आपने a माइनस b का वैल्यू निकाला था। तो अब उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, ये a है और ये क्या है, g है। तो यहाँ से 2a निकालोगे तो क्या आएगा, 34 इंटू 2 यानी 68 हो जाएगा, और g स्क्वायर निकालोगे तो 256 आ जाएगा। तो रख लो इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या इसी में डायरेक्ट यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 4x प्लस 256 इज इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 64 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 64 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 64 और x का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक, तो दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 64 और दूसरा आएगा 4। a का वैल्यू अगर मान लेते हैं जो हमने रूट्स लिया था, तो a का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 64 और b का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। कब जब अरिथमेटिक मीन टर्म्स और ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स आपको दिया हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप इक्वेशन में पुट करो और इक्वेशन का वैल्यू निकालो। इजी है, आसान है।
आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या होता है, सॉरी हमने 3 बता दिया। प्रॉपर्टीज नंबर 4 की तरफ बात करते हैं। इफ, ऐसे लिख लो, ए जी एच आर ए एम जी एम एंड एच एम, arithmetic means, symmetric means and harmonic means between two terms, then the equation having roots a b and c as, तो क्यूबिक इक्वेशन है। अब जब 3 रूट्स आते हैं तो एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा। वो कैसे आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2a क्यूब माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन आएगा इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें ए क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें 3 रूट्स हैं तो ए क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा। जी क्या आएगा, ए बी सी का क्यूब रूट, और h क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये आ जाएगा। तो ये रहा आपका, अगर मानो 3g क्यूब डिवाइडेड बाई h का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 3a का वैल्यू आप ए प्लस बी प्लस सी आ ही जाएगा, और g क्यूब का वैल्यू ए बी सी आ जाएगा। तो जो क्यूबिक इक्वेशन आता है वो ऐसे आता है, x क्यूब माइनस a प्लस सम ऑफ रूट्स a प्लस b प्लस c इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स a b प्लस b c प्लस c a और माइनस प्रोडक्ट ऑफ इंटू x, ये x स्क्वायर ये x और माइनस a b c इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन का फार्मूला आता है, इस तरीके से निकालते हैं, और यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें अगर मान लेते हैं आपको ये दिया जाएगा कि कोई ऐसा सीरीज है जिसमें हार्मोनिक मीन दिया हुआ, ज्योमेट्रिक मीन्स दिया हुआ और अरिथमेटिक मीन्स दिया हुआ है, तो तीनों वैल्यू बताइए, 3 वैल्यू क्या आएंगे, ए बी और सी तीनों वैल्यू बताइए। तो आप इस इक्वेशन में रखिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि a1 a2 a3 किसमें है, HP में है। तो आपको फाइंड आउट करना है n का वैल्यू फॉर विच an लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। ये है आपका HP में, तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 बाई a1 1 बाई a2 1 बाई a3 एंड सो ऑन 1 बाई a20 एंड सो ऑन 1 बाई an r इन AP। ठीक, अगर ये HP में है तो सीधी सी बात है किसमें होगा, HP में होगा, सॉरी AP में होगा। तो अब इसके लिए हम लोग D निकाल लेते हैं। तो D वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, A 1/5 आ जाएगा। A1 का वैल्यू गिवन है 1/5, ये 1/b है। 1/b का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 1/25 दिया हुआ है, A20 1/25। तो निकालते हैं। तो 1 बाई फार्मूला क्या होता है D का, 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। वहां पे n प्लस 1 कब होता है, जब 2 टर्म्स के बीच में, जैसे मान लो 1/a डिवाइडेड बाई 1/b के बीच में इंसर्ट करना रहता है, तो यहाँ पे n प्लस 1 आता है। तो यहाँ देखिए आप, जब 2 टर्म्स ये और ये इनको इंक्लूड किया जा रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कम हो जाएंगे, n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब जब हम फार्मूला बनाते थे इंसर्शन वाला तो उसमें 2 एक्स्ट्रा टर्म आ जाते थे, जिसमें h1 से लेकर के hn तक का वैल्यू होता था। n टर्म्स ये और ये 2 टर्म्स ये एक्स्ट्रा आ जाता था। यहाँ पे ऑलरेडी हम 1 से लेकर के 20 तक ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं आ रहा, तो यहाँ n प्लस 1 ना करके n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू 1/b, यानी 1 डिवाइड बाई 25 माइनस 1/5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 20 माइनस 1 यानी 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर कर लो, यहाँ 5 और यहाँ 25, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 19 हो जाएगा। अब हमको बात किया जा रहा है nth टर्म की बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, an इज लेस देन 0। तो an निकालते हैं। तो an अगर मान लो आप निकालोगे तो 1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू 1 बाई a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d आ जाएगा। पुट कर दो, और यहाँ पे an का वैल्यू दिया हुआ लेस देन 0 होना चाहिए। तो 1 बाई a1 क्या है, 1/5 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, माइनस 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 19। ठीक, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
तो 1/5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -4 डिवाइड बाई 25 इंटू 19 एंड माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 19 और ये आपका आ जाएगा 1/5 प्लस 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 19 माइनस 4n डिवाइड बाई 25 इंटू 19। ठीक, इसमें हमने इसको डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं ताकि ये ऊपर नीचे इक्वल हो जाएगा। तो 5 करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा और 19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 95 हो जाएगा डिवाइड बाई 19 इंटू 25 प्लस 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 19 माइनस 4n डिवाइड बाई 25 इंटू 19। ठीक है, यहाँ पे जब हमने 1/an लिखते हैं तो ये 1/1 होता है, 1/an होता है, तो इसको ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या है, इसको an लिखो ज्यादा अच्छा है, ये an है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा an। तो अब हम क्या करते हैं, an यहाँ गिवन है, an लेस देन 0 तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 99 डिवाइड बाई 19 इंटू 25 माइनस 4n डिवाइड बाई 25 इंटू 19 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या 4n इज ग्रेटर देन 99 तो n विल बी ग्रेटर देन 99 डिवाइड बाई 4 या n का वैल्यू आएगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, डेसिमल वैल्यू नहीं लेना है तो 25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एक बार और बता देता हूं, d हमने निकाल लिया 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाय n माइनस 1। 1/b का वैल्यू आपका 120, ये 25 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 25। 1/a का वैल्यू 1/5 था, हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 25 कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 की बजाय यहाँ पे क्या होंगे, n जो होगा वो क्या आ जाएगा 20 होगा, तो 20 माइनस 1 क्या आ जाएगा 19 हो जाएगा। n माइनस 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो 1/a और 1/b जो एक्स्ट्रा दो टर्म्स आ रहे थे वो दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए n+1 टर्म्स ना होकर के n-1 टर्म्स आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो an आएगा, an इज इक्वल टू 1/, अगर मैं 1/an लिखता, ये 1/an लिखता तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसे आता 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी आता। तो यहाँ पे हमने an लिखा, an इज इक्वल टू 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी आया। तो an का वैल्यू पुट करते चले जाओ सारे टर्म्स को, और फिर an के बारे में गिवन है कि an क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो an का वैल्यू आप निकालोगे तो 99 डिवाइड बाई 4 आपको आ जाएगा, यानी 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो ये रहा आपका ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स, हार्मोनिक मीन टर्म्स और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और AGH में संबंध, AGH में रिलेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रिलेशन। इसके बाद हम लोग आप बच्चों आपको जो बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आने वाला है, और वो जो टॉपिक आपका आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ जे मेंस, जे एडवांस और एनडीए वगैरह के लिए। अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनडीए के लिए काफी वो इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला लेक्चर खास तौर से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला लेक्चर ही शायद लास्ट लेक्चर हो सकता है एपी का। अगर कुछ एक आध दो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो हो सकता है एक लेक्चर और बढ़ जाए। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा, सम ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज रहेगा, और समेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, हमने पहले दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी किसी सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स दिया रहा है तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म दिया रहेगा तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, या उसी का काफी सारे लेंथी क्वेश्चन जो काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए वगैरह, जेईई एडवांस वगैरह में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर कोई कमी लगता है तो प्लीज आप कमेंट करिए, उसी हिसाब से हम इसमें सुधार करेंगे। और आपका सपोर्ट काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे आगे लेक्चर बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।